नमस्कार। वेदांत वेदांग वार्ता महोत्सव में पुनः आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है विक्रम यूनिवर्सिटी के श्री डॉक्टर सर्वेश्वर जी शर्मा, जो ज्योतिष विभाग देखते हैं। आइए जानते हैं उनसे वर्तमान में ज्योतिष की प्रासंगिकता। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदांग वार्ता महोत्सव में। ज्योतिष की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, ज्योतिष की प्रासंगिकता के विषय में यदि हम पूछते हैं तो ज्योतिष की प्रासंगिकता कौन से युग में नई थी, हमको ये देखना पड़ेगा। तो हम जब प्राचीन काल से देखते हैं तो हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र राजोपयोगी शास्त्र। इसका मतलब ये होता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है जन सामान्य के उपयोग का विषय नहीं है। ये उनके लिए उपयोग का विषय है जिनमें महत्वाकांक्षा है, जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनके पास कुछ है। तो दो ही लोग ज्योतिष की ओर जाते हैं, या तो जो एम्बिशियस है या फिर जिनके पास बहुत कुछ है। जिनके पास बहुत कुछ है उन्हें खोने का डर सताता है, और जो महत्वाकांक्षी हैं वो जानना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो कब तक संभव है, और ज्योतिष में उसकी क्या गति बताई गई है, ज्योतिष उसके लिए क्या बोलता है। ज्योतिष को यदि हम प्राचीन काल की वो लौट कर यदि देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि ऋग्वेद से ही ज्योतिष का आरंभ माना जाता है। ऋग्वेद में जो पंचांग, जो शब्द हम कहते हैं, पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग शामिल। इन 5 अंगों के बारे में ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सम्मिलित रूप से एक साथ नहीं मिलता। तिथियों की चर्चा मिल जाती है, नक्षत्रों की मिल जाती है, लेकिन योग की नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ज्योतिष, जितने 4 वेद हैं हमारे, हर वेद का एक ज्योतिष माना गया है। उसी में से एक शाखा निकल के आई, उसे बोलते हैं वेदांग ज्योतिष। महर्षि लगद ने उसकी रचना की थी। जब हम उसमें देखते हैं तो ज्योतिष की उपयोगिता क्या है ये बताया गया, प्रासंगिकता क्या है। तो उसमें महर्षि लगद ने कहा कि ज्योतिष की उपयोगिता है यज्ञ कालार्थ सिद्धये। यज्ञ काल के निर्धारण के लिए ज्योतिष की उपयोगिता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि मुहूर्त शास्त्र से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, क्योंकि यज्ञ काल सिद्ध करने का मतलब है यज्ञ का मुहूर्त निकालना। इसके पहले वेदों में हम ज्योतिष के विषय में तो पढ़ते हैं, ज्योतिष के अंग, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में भी हम देखते हैं, लेकिन फलित का वर्णन किसी भी वेद में नहीं मिलता है कि सूर्य अगर उच्च का होगा तो ये प्रभाव होगा, सूर्य यदि नीच का है तो ये प्रभाव होगा। ऐसा हम किसी भी वेद के उसमें देखते नहीं है। कालांतर में आगे जाके महर्षि पराशर जो हुए, पराशर कौन थे? वेद व्यास जी के पिता का नाम है पराशर ऋषि। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा। उनके जो पिता थे पराशर, उन्होंने स्वतंत्र एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है बृहद पाराशर होरा शास्त्र। स्वतंत्र रूप से उसमें ज्योतिष की चर्चा हम देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, राशियों के बारे में, और मानव जीवन पर उसका क्या असर होता है इनके बारे में। तो कुंडली आदि के बारे में जब हम देखते हैं तो कुंडली का जो शेप वर्तमान में हमको दिखाई देता है, वैसा शेप वैदिक काल में नहीं था जी। उस समय में जब भी हम देखते हैं इस चीज को, तो पहले नक्षत्रों के आधार पे फल बताने की पद्धति वर्तमान में थी, ग्रहों के आधार पे फल नहीं बताया जाता था जी। ये जो हमारा एक ग्रंथ है अपने यजुर्वेद ज्योतिष, उसके अंतर्गत ये हमको इसका वर्णन मिलता है जी। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जैसे आपने कहा कि ज्योतिष की उद्गम ऋग्वेद से हुआ है, फिर उसे पराशर जी ने अलग अलग भागों में बांटा है ना। वर्तमान में अगर बात की जाए तो जो आज का जनमानस है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहती है, नहीं जा रही है। इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए, और पुरानी चीजों को समझने के लिए आसान तरीका या आसान रास्ता क्या हो? देखिए, क्या होता है, जो छोटे रास्ते होते हैं वो बड़ी जगह पे नहीं ले जा सकते। पॉइंट
ऐसा होता है जो शॉर्टकट अपनाने की जो एक मनोवृत्ति पनप गई है अभी कि कोई छोटा रास्ता बताओ, कोई छोटा रास्ता बताओ। ये जो छोटा रास्ता ढूंढने की जो एक प्रवृत्ति है वो व्यक्ति को विद्वान नहीं बनाती है, वो केवल एक उथला उथला ज्ञान दे देती है व्यक्ति को। ऋषियों की जो मंशा थी एक मानस को तैयार करने की, आगे जाके जो शास्त्रों के अध्येता होते हैं, आप देखिए यहाँ पर जिन्होंने शॉर्टकट अपनाया, क्या वो मंचों पर बोलने लायक है? नहीं। क्या वो मंचों पर पूछे जाने वाले एक भी सवाल का जवाब देने लायक है वो? तो शॉर्टकट से कितनी हानि हो गई? शॉर्टकट से सबसे ज्यादा हानि तो ये हुई है कि व्यक्ति को अपने बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है, तो दूसरे को जानकारी वो कैसे दे सकता है? जब वो शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता है तो वो कैसे फिर ज्योतिषी हो सकता है? देखिए क्या होता है, भारतीय ज्ञान परंपरा गुरु पे अवलंबित है, गुरु सापेक्ष है वो। इसलिए ये शॉर्टकट की मनोवृत्ति तत्काल छोड़ के एआई के ऊपर डिपेंड होके, मशीनों पर डिपेंड होके, ये है चेतना पे आधारित ज्ञान। तो चेतना क्या है? गुरु ही चेतना है। तो गुरु की शरण में जाएं। ये जो शॉर्टकट का जो एक मनोवृत्ति है, ये विनाश की मनोवृत्ति है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितना भी शॉर्टकट अपनाया जाएगा उतनी ही जल्दी व्यक्ति ज्ञान से दूर होता जाएगा। उसे लगेगा कि मुझे बहुत आता है, पर जब भी वो परीक्षा में उतरेगा, देखिए एकांत में अभ्यास होता है, वो भीड़ में परीक्षा होती है। तो एकांत में जिसने अभ्यास नहीं किया है वो भीड़ में निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। ये शॉर्टकट वाली जो सवाल है आपका, ये वास्तव में मनुष्य का विनाश है, ज्ञान का विकास बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधे सीधे सर्वेश्वर शर्मा जी ने कहा कि शॉर्टकट ना लेते हुए वेदों को जाने, ग्रंथों को जाने, शास्त्रों को पढ़े और ज्योतिष को अच्छी तरीके से पढ़ करके उसे अपना आत्मसात करें। आइए और जानते हैं, जानकारी लेते हैं। पाराशर शास्त्र पे बात की, क्या भृगु संहिता, पाराशर रावण संहिता भी एक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। फिर लाल किताब आ गई। इन चारों किताबों को कहां से कैसे मैच किया जाए, या इन सब चारों किताबों का क्या रहस्य है? देखिए, बृहद पाराशर होरा शास्त्र जो है, तो पाराशर तो आदि गुरु हैं ज्योतिष के। भृगु आदि का जो नाम लिया जाता है, भृगु संहिता भी उल्लेख हमने देखा है, लेकिन असली भृगु संहिता हमने कहीं अभी देखी नहीं है। क्योंकि भृगु संहिता के बारे में जो बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं उनकी पत्रिका एडवांस में उसमें बनी हुई है और उसके अंदर उसका फलित भी लिखा हुआ है। वर्तमान में बाजार में जो भृगु संहिता के नाम पे पुस्तक जो हमको मिलती है वो उसमें तो कहीं भी कोई ऐसी कुंडली बनी दिखती नहीं हमको। मेरी भी नहीं मिलेगी, आपकी भी नहीं मिलेगी और किसी की भी नहीं मिलेगी। तो ऋषियों के नाम पे बहुत सारी नकली रचनाएं, किसी को भृगु के नाम पे आ गया, कुछ वो नाम से आ गया, तो इन पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारी प्राचीन परंपरा है वो देखिए, शॉर्टकट का केवल इतना सही है कि आप अगर 6 महीने इस विधा को दे देंगे तो आने वाले 60 साल आपके अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये 3 दिन में ज्योतिष सीख लो, 1 दिन में ज्योतिष सीख लो, ये सब भटकाने वाली बातें हैं। ज्योतिष के प्रति समर्पण भाव लावे, यही आपका उद्धार कर सकता है। गुरुदेव, लाल किताब का चलते चलते अगर आखिरी में बोले तो लाल किताब के बारे में कुछ रहस्य, क्योंकि देखिए उसे ही फॉलो कर रहे हैं काफी सारे लोग। देखिए, किसी चीज को अगर बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे तो वो अच्छी है ऐसा नहीं बोल सकते। कई लोग बहुत सारी बुराइयों को फॉलो कर रहे हैं। अगर मान लो एक अधिसंख्य जनसंख्या शराब पीने लग जाए तो अपन ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि शराब अच्छी हो गई है। लाल किताब का अपना कुछ हो सकता है, उसका कितना सही है कितना गलत है ये तो उसको पढ़ने पढ़ाने वाले जानेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें जो उसमें बताई गई वो अविश्वसनीय है कि अगर मान लो किसी ग्रह को उच्च का करना है तो उसका रत्न पहन लो, मुक्ति पाना है तो उसका जो सामान है वो बहा दो। तो इस तरह ऐसी कोई व्यवस्था ज्योतिष में आदिकाल से बिल्कुल नहीं रही है। ये सब बातें मेरी दृष्टि से कोई ज्यादा विश्वास योग्य नहीं है। ये शॉर्टकट छोड़ें और ज्योतिष को समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश्वर शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ में गुरुदेव सर्वेश्वर शर्मा जी, जो विक्रम यूनिवर्सिटी के संस्कृत ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर है। आइए इसी तरह की चर्चा होती रहेगी वेदांत
वार्ता महोत्सव में। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।